वेलकम स्टूडेंट्स। आपको कल मैंने बताया था चैप्टर फर्स्ट के बारे में, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उनको हम कैसे समझते हैं, कैसे उनको हम बैलेंस करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा, कल पढ़ा होगा उसमें कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, उन्हीं को हम केमिकल इक्वेशंस कैसे बोलते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम नए प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी नए सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, नई बिल्कुल प्रॉपर्टी अलग होती है। वो क्या कहलाते हैं हमारे, उन्हीं को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। यानी वो प्रोसेस के द्वारा, वो प्रोसेस जिसके द्वारा नए सब्सटेंस बनते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले से अलग होती हैं, उनको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। जब उन केमिकल रिएक्शन को हम लेते हैं तो उनमें जो हम सबसे पहले जो चीज हम ले रहे हैं वो हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो चीज बन रही है वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोडक्ट कहलाते हैं। एक रिएक्टेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट होते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को सब्सटेंस के एटम्स के द्वारा, यानी उनके सिंबल्स के द्वारा, ठीक है, या उनके फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी केमिकल इक्वेशंस कहलाती है, वो केमिकल इक्वेशंस होती है। अब केमिकल इक्वेशंस में आपने रिएक्टेंट पढ़ लिया, प्रोडक्ट पढ़ लिया, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। मैं कल वाला एक बार आपको रिकैप कर रहा हूं पहले। उसके बाद आपने पढ़ा है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी, उनको हम बैलेंस करते हैं। केमिकल रिएक्शन आपकी बैलेंस की जाती हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, कई रिएक्शन बताई थी आपको बैलेंस करके, कि रिएक्शन हमारी बैलेंस कैसे की जाएंगी, कैसे हम उनको बैलेंस करेंगे। उसके बाद आपको बताया कि आपकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो मैंने आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया था। और उससे पहले मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बताया था आपको चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ उनमें स्टेट चेंज होगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, प्रेसिपिटेट बनेगा, उसके बाद में टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड मैंने आपको बताया था एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें हमारी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो एंडोथर्मिक कहलाती है, यानी जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाए। जैसे मैंने आपको बताया, आपने आइस हाथ में लिया, आइस आपको ठंडा लगेगा क्योंकि वो आपके हाथ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारी एंडोथर्मिक। अगर मान लीजिए हमने क्या लिया, हमने कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला, उसको हमने टेस्ट ट्यूब पकड़े देखा तो कैसे दिखाई देगा हमको, वो हमको ठंडा दिखा, वो हमें गर्म दिखाई देती है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारी। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन आया था, तो पहले बताया था मैंने कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसके अंदर दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारी एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। उसका जो रिवर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर कोई सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा अपने नए सब्सटेंस में टूट जाता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे, उनको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन में अलग अलग टाइप होते हैं। हीट यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, वो रिएक्शन जो हीट के द्वारा डिकम्पोज होती हो, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का केस आपको बताया था। इसी तरह से आपका दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, जैसे NaCl है, NaCl हमने लिया, उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमें सोडियम मिलती है, क्लोरीन मिलती है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, क्लोरीन तो मिलेगी एनोड पर, सोडियम मिलेगा कैथोड पर। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी सब आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। उसके बाद में आपको बताया था मैंने सनलाइट डिकम्पोजिशन, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को हम अगर रख देंगे सनलाइट में तो क्या होगा, वो सिल्वर ब्रोमाइड में टूट जाएगा। इस तरह क्या होते हैं हमारे सिल्वर ब्रोमाइड में, सॉरी, तो क्या कहलाएंगे हमारी, उनको बोलते हैं हम आपका हीट, सॉरी, सनलाइट डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। उसके बाद में थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस के द्वारा दूसरा सब्सटेंस डिस्प्लेस किया जाता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यानी दो रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस रिप्लेस द अनदर, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपको बताया था जिंक और आपने कॉपर सल्फेट लिया, आपने कॉपर सल्फेट का एक बीकर ले लिया, कॉपर सल्फेट का बीकर लिया, कॉपर सल्फेट का बीकर लिया, तो कॉपर सल्फेट का अपना कलर क्या होता है, उसका अपना कलर थोड़ा ब्लू कलर का होता है। उसके अंदर आपने क्या किया, जिंक की आपने रो डाल दी। जैसे मैंने कल आपको बताया था, मान लीजिए आपने ये लिया, सपोज कीजिए हमने
ये हमने जिंक की रोड ले ली, ये जिंक रोड है, ठीक है, ये थोड़ी ब्राउन कलर की होती है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हमने इसके अंदर डाल दिया जी, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ये किसकी रोड है, जिंक की। तो जब रिएक्शन होगी तो वहां पर क्या होगा बाद में, आप ऐसा देखेंगे, आप ऐसा समझ लीजिएगा, जो कॉपर है वो जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ये जो रोड है इसके ऊपर, यानी ये जो आपका जो सॉल्यूशन है थोड़ा लाइट हो जाएगा, और जो हमारा कॉपर है वो इसके, अगर मान लें कॉपर को आप मान लें ब्लू कलर के द्वारा, तो ये कॉपर इसके ऊपर थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा, समझ लीजिएगा यहाँ पर। तो ये क्या हमारी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। उसके बाद आपको बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होते हैं, आयंस एक जो हमारा कंपाउंड है या जो एक सब्सटेंस है उसकी जो एक आयन है वो दूसरे कंपाउंड की आयंस को डिस्प्लेस करती हो, उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने आपको कल बताया था, सपोज कीजिए आपने NaCl लिया तो Na+Cl-, यहां क्या लिया आपने, यहां आपने लिया सिल्वर नाइट्रेट, तो ये कैसा होता है, ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस है। लेकिन जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे तो ये प्लस ये माइनस, इसका मतलब क्या है, ये नाइट्रेट आयन तो इसके पास चली आएगी ऐसे, और ये जो आपकी क्लोराइड आयन है ये इसके पास चली जाएगी। आप ऐसा समझ लीजिएगा, यहां ऐसा हो जाएगा NaNO3 और प्लस दूसरी जगह हो जाएगा हमारा AgCl। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है और ये क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी, इस तरह की रिएक्शन हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, यानी एक दूसरे की आयन वो डिस्प्लेस कर रहे हैं। इसी तरह से मैंने आपको बेरियम क्लोराइड और आपका सोडियम सल्फेट के बारे में बताया था। मान लीजिए हमने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। कलरलेस का मतलब जैसे वाटर होता है, वाटर हमारा व्हाइट कलर का नहीं होता, वाटर हमारा कलरलेस है। यहाँ हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट, ये भी हमारा कलरलेस है, दोनों की रिएक्शन करा दी तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा और प्लस 2NaCl, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद एक रिएक्शन थी हमारी, मैंने आपको पहले बताई थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां तो बहुत थोड़ा है, आप 11वीं क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, यहां तो केवल एक ही थ्योरी हम जानते हैं, क्या समझ लो, ऑक्सीडेशन। कौन सा इसमें होता है, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा हमारा, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है जी, अगर हम ले रहे हैं, यहां पर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब पहले हमने रिमूवल की बात कर रहे हैं तो रिमूवल ही लिख लें, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी जहां से क्या हो, ऑक्सीजन रिमूव हो, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा,
उसको बोलते हैं रिडक्शन। और जिसमें दोनों काम होते हैं वो कहलाती है हमारी रिडॉक्स। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। those reaction in which both oxidation as well as reduction take place is called, क्या कहलाती है हमारी वो? उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी। अब आप कहेंगे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने CH3CHO, ये कंपाउंड होता है एथेनॉल, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दी तो क्या बना? CH3COH। ये हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा, यानी एथेनॉल हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन। सपोज कीजिए आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने इथीन ले ली और इथीन में आपने हाइड्रोजन जोड़ दी निकिल की प्रेजेंस में, क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रही है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आपका, मान लीजिए हमने क्या लिया? हमने लिया SO2 और प्लस H2S, एक रिएक्शन लिया हमने, ठीक है। तो हम जब इसकी रिएक्शन दिखाते हैं, चलो इसको मैं इधर दिखाऊंगा, अभी आपको उधर रिएक्शन नहीं दिखाई देगी, तो फिर दोबारा समझिएगा। वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, वो क्या कहलाती है हमारी? रिडक्शन। जिन जैसे ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, ऑक्सीजन हमारी जुड़ रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, और जिसे दोनों काम हुए वो क्या कहलाएगी हमारी? उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे देखो जी, सपोज कीजिए आपने SO2 लिया, अब यहां ध्यान समझ लेना, और प्लस H2O लिया, तो रिएक्शन कर क्या बनाएंगे? एक तो बनाएंगे आपका ये, सॉरी, यहां लिया आपने H2S, एक तो बनाएगा 3S, और दूसरा क्या बनेगा हमारा? इसको 2 कर लीजिएगा, प्लस 2H2O, ठीक है। तो देखो, जहां पर हमारा क्या हो? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है सल्फर का, इससे भाई ये बना हमारा, ऐसे दिखा देंगे, और इससे हमारा ये बना, तो इसमें से तो क्या हो रहा है? रिमूव हो रही है हमारी कौन? आपका ऑक्सीजन। तो क्या कहलाएगा ये? इसको रिडक्शन बोलते हैं। यानी हम बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? दैट इज, यानी SO2 का रिडक्शन हुआ, दैट इज रिडक्शन ऑफ SO2, मैं लिख देता हूं, दैट इज को हम IE के द्वारा लिख देते हैं। IE का मतलब दैट इज होता है, अर्थात SO2 गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस हो गई। अब यहां पर क्या है जी? इस केस में देखो, जहां हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, इस केस में क्या हो रहा है? हमारा H2S में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तभी तो H2O बन रहा है, तो उसका क्या हुआ हमारा? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या है? दैट इज H2S गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे?
इस तरह से हम इनको बोलेंगे। ये किसका एग्जाम्पल हुआ हमारा? रिडॉक्स। एग्जाम्पल होता हमारा रिडॉक्सिक्शन का। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम क्या दिखाएंगे, हम इनको दिखाते हैं जहां पर वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन हट रही हो, तो यहां से ऑक्सीजन हमारी हट रही है, ऑक्सीजन हट करके SO2 सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन हट रही है, ठीक है, या हाइड्रोजन जुड़ती है, उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ी, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन हटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, अर्थात SO2 गेट रिड्यूस्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है जहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही हो। अब आप देख रहे हैं यहाँ से H2S से क्या हुआ, H2O में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ सल्फर हट के क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन जुड़ती है वो क्या कहलाता है हमारा, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जिसमें दोनों काम होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिडॉक्सिक्शन। जो हमारा जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ SO2 की, SO2 क्या हमारा, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं H2S की, तो क्या है, REDUCTANT, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो इस तरह से हम इनको दिखाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो मैंने हर एग्जांपल अलग अलग बताया, एक में वो बताया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो, एक में उस ऑक्सीडेशन बोला मैंने, एक में वो बताया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही हो, वो रिडक्शन बताया मैंने आपको। दूसरा मैंने वो बताया जिसमें ऑक्सीजन हट रही हो, वो रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा वो बताया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो, वो क्या हमारा, वो हमारा ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को दिखाते हैं, रिएक्शन हमारी हो जाती है। ठीक है, तो आप इन रिएक्शन को समझ सकते हैं, ये रिएक्शन हमारी इस तरीके से हो जाएंगी। अब क्या होगा, अब आता है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, इनका हमारी जो डेली लाइफ है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो आपके यहाँ पर टॉपिक दे रखा है कि हमारी डेली लाइफ में क्या इसका आपका एप्लीकेशन या बेनिफिट्स होता है। तो मैंने आपको बताया था, उसमें सबसे पहले तो आता है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल, यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा ऑयल या फैट हमारा ऑक्सीडाइज होते हैं बाय एरियल ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके द्वारा जब उनका ऑक्सीडेशन होता है, तो द स्मेल एंड टेस्ट गेट चेंज। उनमें क्या होता है, उनका जो टेस्ट होता है और स्मेल होता है वो चेंज हो जाती है, जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी। यानी द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फूड, सॉरी, ऑयल और फैट ऑफ फूड by aerial oxygen, due to which the taste and smell of the food get changed, that is known as rancidity। उसको rancidity बोलते हैं। पढ़ाया तो मैंने आपको, याद होगा rancidity के बारे में। ठीक है, नहीं तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िएगा, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा हमारा जो आपका ऑयल या फैट होता है फूड का, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और उस सॉरी ऑक्सीडेशन के कारण जो आपका फूड होता है उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं। स्मेल और टेस्ट चेंज होने के कारण खाना हमारा सड़ जाता है, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। ये हमारी रेंसिडिटी कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है रेंसिडिटी से बचने के क्या कारण होते हैं। बचने का कारण क्या होता है कि हम जो फूड मटेरियल होते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। हमने क्या किया, खाना वगैरह लिया, उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, जो फूड मटेरियल है तो जल्दी से खराब नहीं होंगे। दूसरा क्या होता है, देखा होगा आपने, पूछते भी हैं आपको, वाई द पैकेट्स ऑफ चिप्स फिल्ड विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन प्रोटेक्टिव का काम करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो जब हम चिप्स वगैरह भरते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं, जिसके द्वारा वहां एयर नहीं होती।
एयर ना होने के कारण क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो खाने क्या होगा आपका, सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, तो बच जाते हैं। तो बहुत पूछे क्वेश्चन की बताइएगा, जो आपके चिप्स पैकेट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन से क्यों फिलअप किया जाता है, तो आप बता देंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी, ताकि वो रेंसिडिटी से बच जाए, वहां पर एरियल ऑक्सीजन जो होगी वो नहीं होगी, और वो क्या करेगी, खाने को सड़ने नहीं देगी। तो एक तो आपका ये मैटर हो गया किस चीज का, आपका फूड वेट रेंसिडिटी का। अब आगे दूसरा हमारा एप्लीकेशन आता है, पढ़ाया था मैंने आपको कोरोजन। कोरोजन आपको याद होगा, कोरोजन में क्या बताया था मैंने आपको, कोरोजन में क्या होता है बेटा, ईटिंग अप, यानी द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ द मेटल, the process of eating up of the metal in presence of atmospheric condition is known as corrosion। यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा मेटल हमारी क्या होती है, गल जाती है, ईटिंग हमारी खत्म हो जाती है, किसके कारण, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्यों, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर में आपका CO2 है, एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे बहुत सारे और सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, मेटल को डिकम्पोज करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, 10th क्लास में आप पढ़ते हैं, इसमें केवल इतना है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन, दैट इज नोन एज कोरोजन। ड्यू टू कोरोजन, कोरोजन के कारण सिल्वर गेट टर्निश, जो आपकी चांदी होती है वो टर्निश यानी थोड़ी ब्लैकिश हो जाती है। आपने देखा होगा जब आप मार्केट से चांदी खरीद के लाते हो तो बिल्कुल सिल्वरी व्हाइट होती है, लेकिन जब आप इसको कुछ दिन रख देते हैं तो क्या करती है, ये एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके Ag2O बना लेती है, बन गया, तो क्या होगा, थोड़ी टर्निश हो जाएगी, ठीक, यानी ब्लैकिश हो जाती है। इसी तरह से आप एल्यूमिनियम लाते हैं तो एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन सेक्शन क्या बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से जब आप कॉपर लेते हैं तो कॉपर क्या करता है, कॉपर पकड़ता है, पहले बात ऑक्सीजन पकड़ेगा एटमॉस्फेयर से, बनेगा CuO, फिर पकड़ेगा CO2, बनाएगा CuCO3, फिर क्या करेगा ये Cu, जो CuO है ये वाटर पकड़ेगा एटमॉस्फेयर से, बनाएगा CuOH होल ट्वाइस, और दोनों मिलके आपस में क्या बना देंगे, फिर ये बनाते हैं CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं मेलाचाइट ग्रीन। जो आपका कॉपर देखा होगा तब आपका थोड़ा ग्रीनिश कलर में हो जाता है। जैसे आपने गोल्ड के ऑर्नामेंट लेते हैं, मान लिया आपने अंगूठी बनवाई है गोल्ड की, जब आप उसको नीचे खोल के देखेंगे बहुत दिनों बाद में आपने पहन रखी, हाथ निकाल के देखते हैं तो नीचे जहां पर उसमें थोड़ी खाली जगह होती है वहां पर क्या होता है, ग्रीन ग्रीन कलर आ जाता है। वो किसके कारण है आपका, दैट इज ड्यू टू CuCO3 एंड CuOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कोरोजन कहलाता है। बट इन केस ऑफ आयरन, लेकिन अगर ये केस किसका हो, आयरन का हो, दिस इज नोन एज रस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज नोन एज कोरोजन, बट इन केस ऑफ आयरन इट इज नोन एज रस्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग में क्या होगा, रस्टिंग में देखो हम क्या लेंगे, आयरन लेते हैं, उससे एटमॉस्फेयर से क्या आती है, ऑक्सीजन, और एटमॉस्फेयर से क्या आएंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं 2Fe2O3 डॉट XH2O, क्या होती है, रस्ट। ये तो आयरन था आपका जो प्योर था, ये सब कहां से मिला हमें, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में आपने देखा होगा ऑक्सीजन भी होती है, मॉइस्चर भी होती है, ये से मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिले आपस में, तो क्या मिलाते हो आपके, वो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होती है यही क्या कहलाती है हमारी, इसी को हम रस्ट बोलते हैं। दिस इज नोन एज रस्टिंग, इसको हम रस्टिंग बोलते हैं।
तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, रस्टिंग को बताएंगे कि जो हमारा एप्लीकेशन होता है आपका, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है उसका जो प्रोसेस का दो एप्लीकेशन बताए। पहले आपको रेंसिडिटी बताई मैंने, वो भी हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, और यहाँ पर भी क्या होता है हमारा, यहाँ भी हमारे रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो इस तरीके से ये हमारा रस्टिंग कहलाती है। अब बात आती है कि हम रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है नंबर 1 बाई पेंटिंग। आपने देखा होगा जब हम लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं तो वहां से क्या होता है, रस्टिंग नहीं होती, रस्टिंग रुक जाती है पेंटिंग के द्वारा। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने वहां पर क्या कर दिया, उसको हमने एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन आते हैं क्रोमियम के साल्ट होते हैं, एल्कलाइन क्रोमियम साल्ट होते हैं, उनको उनका उसके ऊपर क्या करेंगे, डुबो कर रख देंगे उनके अंदर, तब भी क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, अगर हम बहुत ज्यादा, अगर मान लिया हम आयरन को ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ में, जैसे जिंक वगैरह हुआ, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ आयरन विद जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हमने गैल्वेनाइजेशन किया है तो हमने आयरन का कोई पीस ले लिया, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पेंटिंग कर दी, किसकी, जिंक की लेयर चढ़ा दी, तो क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ये कुछ हमारे प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, रस्टिंग से, सॉरी आपका कोरोजन से या रस्टिंग से बच सकते हैं। तो ये आपके इस चैप्टर के अंदर आपके यही मेरे ख्याल से टॉपिक हैं सारे आपके, ठीक है बेटा। और ये अब आपका चैप्टर सपोज कीजिए खत्म हो जाएगा। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है रेंसिडिटी क्या है, मैंने आपको बता दिया था, लिखवा दिया सब कुछ आपको। उसके बाद इसके एक एक क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं, सारे क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो ये सब आप इसको समझ लेंगे। अभी आपको इसमें प्रेसिपिटेट के बारे में बता रहा था, मान लीजिए आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम क्या करते हैं, आपकी एक एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, ये बाकी जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी को मैंने आपको करा दिए हैं। तो देखो एक्टिविटी में क्या होता है, वो पूछते हैं कभी कभी कि बताइएगा कि जब हम लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, ये क्या हमारा लाइम वाटर है, जब हम इसमें CO2 गैस पास करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कहते हैं ये तो कैसा होता है, कलरलेस। लाइम वाटर का अपना कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। कलरलेस मैंने आपको बताया, ध्यान रखना केमिस्ट्री में कलरलेस का मतलब जो वाटर का कलर होता है उसको हम कलरलेस मानते हैं, दैट इज कलरलेस। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, यहां से ये बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O, ऐसे दिखा देते हैं इसको। तो यहां पर क्या बनेगा, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट, यानी इनसॉल्युबल मटेरियल। जो इनसॉल्युबल मटेरियल होता है उसको सॉल्ट प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और अगर किसी रिएक्शन में हम एरो नीचे लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि रिएक्शन में क्या है, हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है। और अगर हम एरो ऊपर लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो वो सब्सटेंस वो गैस बन के उड़ रही है, यानी उड़ गई, वो रिएक्शन के दौरान बनी। इस तरीके से क्या होते हैं, तो अगर मान लीजिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, और CO2 लेते हैं, तो मान लीजिए आपने इस टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, ये टेस्ट ट्यूब हमारी सपोज करिएगा, इसमें आपने क्या डाल दिया, ये आपने डाल दिया, मैं यहाँ बनाता हूँ उसी के नीचे, ये आपने सपोज कीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये कैसा हमारा कलरलेस है। और इसमें जब आप पास करते हैं, आप ऐसा समझ लीजिएगा, ये ऐसा हमारा सिस्टम होता है, यहाँ से हमने क्या करा, इसको बंद कर दिया ट्यूब को, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ हम CO2 ब्लो करते हैं, CO2 यहाँ से पास करते हैं, ऐसे इसको बंद कर देते हैं ताकि अंदर ही हमारी CO2 जाए, बाहर ना जाए। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये रिएक्शन होगी हमारी, ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा नीचे इनसॉल्युबल मटेरियल बन जाएगा। एक तो हमारा क्या होगा,
मान लीजिए ये तो हमारा वाटर हो गया, ऐसा समझ लो, ये तो वाटर है। और दूसरा क्या होगा, जो इनसॉल्युबल मटेरियल, ऐसा समझ लो, बड़ा बड़ा पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। जैसे आप वाटर के अंदर चौक को डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो वो भी तो क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरीके का जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या हुआ, प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको कंप्लीट करते हैं और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया बेटा, ठीक है। कल आपको पढ़ाएंगे एसिड बेस सॉल्ट के बारे में, एसिड बेस सॉल्ट क्या होते हैं उनको देखेंगे, ओके।